हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है साथियों। आज हम साइंस का प्रैक्टिस सेट शायद 7 या 8 नंबर का हमारा ये प्रैक्टिस सेट होगा साथियों। इससे पहले क्या है कि हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर किसी दिन सुबह 8 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाता है तो 8 बजे के बाद में या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर एक वीडियोस आ जाती है। वो वीडियोस छोटी होती है परंतु एक क्लास में एक क्वेश्चन होता है। 10-15 नंबर की हमारी वो वीडियो होती है जिसमें कि एक टॉपिक से रिलेटेड होती है। आप इसी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, साइंस प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें कि मैं कम से कम नहीं तो 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी ला चुका हूँ। सोने पर करा दिया है मैंने, चांदी पर करा दिया है, क्लोरीन पर करा दिया है, और एक दो टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने ये करा चुका है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है साइंस का वो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर रेलवे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लोलक के आवर्तकाल कैपिटल टी दे रखा है एवं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध होता है। यहाँ से क्या है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे से देखा होगा लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला। ठीक है नहीं, अगर याद नहीं है तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, टी समानुपाती होता है गुरुत्वीय त्वरण के, या टी स्क्वायर समानुपाती होता है एल बटे जी के, या टी समानुपाती होता है 1/जी के, या जी इनवर्सली मतलब जी प्रोपोर्शनल होता है यानी कि समानुपाती होता है टी स्क्वायर के। तो आपने साथियों क्या है कि इसका फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। ये हमारा होता है फॉर्मूला किसका, गुरुत्वीय त्वरण और लंबाई और आवर्तकाल में संबंध। यानी कि आवर्तकाल का जो संबंध होता है सरल लोलक की आवर्तकाल का संबंध जो होता है टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन जी होता है। लेकिन यहां से अगर एक हम निष्कर्ष निकालें, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर यहां से हम निष्कर्ष निकालें, देखो ये 2 पाई है ना, अगर ये हम कांस्टेंट कर दें तो टी इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती हो जाएगा किसके, रूट में एल अपॉन जी के। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसी से हमारे फॉर्मूले निकलेंगे, क्या निकलेंगे, दो कॉन्सेप्ट निकलेंगे इसी से। क्या निकलेंगे, टी समानुपाती होगा किसके, रूट में एल के। बात समझ में आई नहीं? या आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि या टी समानुपाती होगा टी स्क्वायर किसके, एल की। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। या फिर आपसे क्या निकलेगा, या फिर आप इससे क्या निकलेगा, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/रूट में जी के। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना, ये होगा। या आप इसे ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि टी स्क्वायर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/जी के। ये मैंने जो 4 फॉर्मूलेस निकाले हैं, देखो दो आपके इसके साथ निकलेंगे, टी डायरेक्टली समानुपाती है किसके, लोलक की लंबाई के। यानी कि लोलक की लंबाई अगर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका क्या होगा, आवर्तकाल ज्यादा होगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। अगर सरल लोलक की लंबाई आप घटाएंगे तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर आप गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही आप गुरुत्वीय त्वरण का मान आप बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। ये लग रहा होगा आपको रियलिटी में कि क्या लिख दिया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन इतने बन सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बात समझ आ रही है? तो देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रखा है। अब देखो यहां से क्या है, मैं टी और जी में रिलेशन दे रखा है, तो टी में जी में या तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/रूट जी के, तो क्या 1/रूट जी है, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब टी और जी में यही वाला रिलेशन है, टी स्क्वायर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/जी के। तो टी स्क्वायर होगा किसके होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 1 क्या बोलते हैं, टी स्क्वायर रूट में एल अपॉन जी। तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं, यहां से क्या निकाल सकते हैं,
टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बटे जी का। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका राइट ऑप्शन दे रखा होता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है कि एग्जाम में कहीं से भी पूछे आपको तो केवल ये याद रखना है, ये ठीक है। नहीं, क्या याद रखना है आपको, ओनली ये याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था, बी क्वेश्चन ऑप्शन था। क्या था भाई 1 का, बी ऑप्शन सही था। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, ध्यान से देखेंगे। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोमीटर, तापयुग्म, वोल्टमीटर, हाइग्रोमीटर। ध्यान रखेंगे, ये जो हाइग्रोमीटर है ना, ये हाइग्रोमीटर, इसका क्या काम होता है, ये आर्द्रता नापता है। क्या नापता है, ये आर्द्रता नापता है। क्या नापता है, आर्द्रता। ठीक है, और ये जो हाइड्रोमीटर है ना, तो ये क्या करता है, जल का आपेक्षिक घनत्व, क्या भाई, जल का आपेक्षिक घनत्व नापता है, आपेक्षिक घनत्व नापता है। ठीक है, बात करें वोल्टमीटर, ये क्या नापता है, ये वोल्टेज नापता है। क्या नापता है भाई, ये वोल्टेज नापता है। लेकिन ये तापयुग्म क्या करता है, ये ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, ये कर देता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम तापयुग्म, यानी कि थर्मोकपल, यानी कि थर्मोकपल। ये थर्मोकपल को ही हम तापयुग्म बोलते हैं। ये क्या करता है, हीट को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा सीवेग का नियम। क्या नाम सुना होगा, सीवेग का नियम। ठीक है, तो ये सीवेग का नियम जो आपने पढ़ा होगा, ये क्या करता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप 2 वायर लीजिए, आप 2 वायर ले लीजिए, एक वायर ये ले लीजिए और एक वायर आप ये ले लीजिए, ये वायर, 2 वायर ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इन दोनों वायरों को आप एक जंक्शन से बांध दीजिए। कोई एक जंक्शन ले लीजिए, एक जंक्शन हमारा ये है। ठीक है, और इस दोनों जंक्शनों को क्या कर दीजिए आप, इनके नाम दे दीजिए। इसको क्या कर दीजिए आप, हॉट बोल दीजिए, हॉट जंक्शन। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यानी कि ये गर्म संधि है और ये कोल्ड। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे कोल्ड जंक्शन। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये मान लीजिए कोई अलग धातु, यानी कि कॉपर की वायर ले लीजिए, और ये अलग कोई ले लीजिए, मान लीजिए किसकी ले लें हम, Fe, यानी कि लोहे की ले लीजिए, आयरन की। तो ये आयरन की कोई वायर है और ये किसकी है भाई, कॉपर की वायर है। आपने क्या कहा, सीवेक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, आप 2 वायर लीजिए और दोनों ही अलग अलग मटेरियल की होनी चाहिए। यानी कि एक हमने क्या ले ली, कॉपर की ले ली, और एक हमने क्या ले ली, Fe यानी कि आयरन की ले ली। और हमने क्या काम किया, उन दोनों को 2 जंक्शन से जोड़ दिया। एक जंक्शन जिसका तापमान कम है और दूसरा जंक्शन जिसका तापमान अधिक है। ठीक है, तो होगा क्या, ऊष्मा क्या करती है, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। ऊष्मा क्या करती है, उच्च ताप से क्या करती है साथियों, निम्न ताप की ओर चलती है। तो ऊष्मा यहां को चलेगी, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक करंट फ्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तापीय विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, तापीय विद्युत ऊर्जा। तो इसमें क्या है, एक थर्मल एनर्जी जो है के रूप में हमारे क्या है, करंट फ्लो हो जाएगी। यानी ऊष्मा से क्या है, इसमें क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। कौन सी, तापीय विद्युत ऊर्जा। इसमें जो करंट है ये हो जाएगी तापीय विद्युत ऊर्जा। तो क्या होगा हमारा, ये हमने हीट दी इस पॉइंट को, और ज्यादा हीट दी और इसको कम हीट दी। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट ले लिए हमने, एक ज्यादा हीट वाला और एक कम हीट वाला। तो हीट क्या करती है कि उच्च टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। तो जैसे ही हमारी हीट इस वायर के थ्रू फ्लो होगी तो इसमें क्या है, करंट आ जाएगी, और जैसे ही करंट आ जाएगी क्या है, हमारी हीट जो है करंट में कन्वर्ट हो जाएगी और विद्युत ऊर्जा को, यानी कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना पूरा, ये कहलाता है हमारा पूरा का प्रोसेस क्या कहलाता है, ये इसको बोलते हैं थर्मोकपल।
थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ताप युग्म। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, ताप युग्म। आप इसको ताप युग्म बोल दो या थर्मोकपल, ठीक है। तो ये सीवेग जी ने हमारा ये नियम दिया था थर्मोकपल, ये भी ताप युग्म का, कि आप हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोगों का ये आंसर सही गया था, ठीक है, दूसरे का बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से इसको पढ़िए और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन हमसे ये कहता है, क्या कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है आधी, दोगुनी, चौथाई। तो आप मेरी बात समझेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं भाई इसको, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है, कण का वेग, कण का द्रव्यमान, और b क्या है, कण का वेग, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है भाई, जो वेग था ये क्या हो गया हमारा, एक प्रकार काइनेटिक एनर्जी थी, मान लीजिए इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इसने अब क्या कर दिया है, इसने वेग क्या कर दिया, अब इसने वेग क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा वेग, आधा। तो अब वेग क्या हो जाएगा, नया वेग हो जाएगा v1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा पहले वेग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और द्रव्यमान क्या रहेगा, m2, m1 क्या रहेगा, m ही रहेगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m, ठीक है, m1 और v1²। तो जैसे ही हम इसके मान रखेंगे 1/2, m का मान m और v1 का मान हो जाएगा v/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 m v²/4, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/4, आप बाहर ले लोगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 mv²। बात समझ आ रही है। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो, 1/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले की, तो जो ये हम मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी डैश मान लेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी पहले वाली हो जाएगी। तो पहले जो गतिज ऊर्जा थी उसका 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी नई वाली, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी नई वाली, उसका 1/4 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि जो पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 1/4 हो जाएगी हमारी अब काइनेटिक एनर्जी, जब हम क्या करेंगे, वेगों को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। नहीं तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। अगर आप वेग को दोगुना करोगे, वेग को दोगुना करोगे, वेग को दोगुना करोगे तो वेग का वर्ग कितना होता है, 4, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। अगर आप द्रव्यमान को 2 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। आप द्रव्यमान को 4 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, 4 गुनी। लेकिन आप वेग को आप आधा करोगे, तो वेग को आधा करोगे तो आधा का मतलब क्या होता है, 1/2, और 1/2 का वर्ग कितना होता है, 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 1/4, या चौथाई हमारा क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो ठीक है। नहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं, यानी कि कोई सैटेलाइट है और पृथ्वी है, कोई सैटेलाइट है और कोई पृथ्वी है, ये सपोज कीजिए कि अर्थ है और कोई सन है, तो उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है को कौन तेजी प्रदान करता है। तो ऑप्शन है हमारे, पहला अभिकेंद्रीय बल, दूसरा है तनाव यानी कि टेंशन, और समतलीय बल और अपकेंद्रीय बल, ठीक है। नहीं तो मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्रत है, ये व्रत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे पास क्या है भाई, ये व्रत है। जैसे ही हमारे पास ये व्रत है, समझने की कोशिश करना, ये क्या है मेरे पास, सर्किल यानी कि व्रत है। अब इस व्रत का केंद्र क्या है हमारे पास, ये ओ मान लिया, ठीक है। यहां से यहां तक मान लीजिए ये इसकी क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होता क्या है, इस पॉइंट पर कोई m द्रव्यमान का कोई क्या है, पिंड रखा है,
ठीक है, और इसका जो वेग है वो कितना है, इसका वेग है मान लीजिए b वेग है, ठीक है, और इस पर कोई वस्तु क्या है, इस डायरेक्शन में गति कर रही है। तो जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब भी कोई कण या जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर एक बल क्या है, अंदर की ओर कार्य कर रहा होता है, उसको बोलते हैं mb² अपॉन r। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको बोलते हैं हम, इसी बल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी बल को बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं इसको, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। मेरी बात समझने की कोशिश करना। और एक बल क्या होता है, बाहर की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं भाई, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। मेरी बात समझने की कोशिश करना। रियलिटी में क्या होता है, जब कोई पिंड वृत्त पर गति करता है तो एक बल का आभास बाहर की तरफ भी होता है, उस बल का केवल आभास होता है, रियलिटी में वो बल नहीं लग रहा होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, छदम बल। इसलिए इसको हम बोलते हैं छदम बल। क्या बोलते हैं इसको भाई, छदम बल। या हम क्या कहते हैं, आभासी बल। कैसा भाई, आभासी बल यानी कि झूठा बल। तो ये झूठा बल भी कह सकते हैं इसको, आभासी बल यानी कि छदम बल। ये रियलिटी में क्या होता है, लग नहीं रहा होता है, केवल इसका आभास होता है कि हमें क्या है, एक बल बाहर की तरफ भी खींच रहे हैं। आपने देखा होगा जब बाल्टी घुमाते हैं, पानी से भरी हम बाल्टी इस तरीके से घुमाते हैं क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो पानी नहीं गिरता है। तो पानी ना गिरने का कारण ये होता है कि एक बल तो हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं उस बाल्टी को पकड़कर हाथ से अपने, और एक बल बाहर की तरफ लग रहा होता है, जिसकी वजह से हम क्या है, हमारा बाल्टी से पानी नहीं गिरता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। आपने छोटे बच्चे हो गए, बचपन में किया होगा, जब नल से पानी लेने जाते हैं तो बच्चे क्या इस तरीके से जो होता है डब्बा या बाल्टी कहते हैं उसको, इस तरीके से मूव कराते हुए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी क्या है, क्या होता है, पानी बिखर जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। पानी क्यों नहीं बिखरता है, इसका कारण यही है कि उस पर एक बल बाहर की तरफ भी लग रहा होता है, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। और इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर की तरफ लग रहा होता है उसको बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, उनके एग्जाम्पल। देखो अभिकेंद्रीय बल आपका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य का यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। क्या लिखेंगे, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, चारों तरफ घूमना। बात समझ में आ रही है। तो क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो एक बल क्या है हमारा, केंद्र की ओर कार्य करता है, यानी उस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ही पृथ्वी हमारी सूर्य की तरफ चारों ओर घूमती है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा आपने देखा होगा, मोड़ पर, मतलब मोड़ पर मुड़ना, मोड़ पर आसानी से मुड़ना। हम भाई आसानी से मुड़ना, आप मोड़ पे मुड़ते हो, बहुत आसानी से मुड़ जाते हो, उसका रीजन यही होता है कि एक बल हमारा केंद्र की ओर कार्य कर रहा होता है, इसलिए हम क्या है, मुड़ते हुए गिरते नहीं है, और वो बल हमें घर्षण के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए हम क्या है, साइकिल चलाते हुए मोड़ पर नहीं गिरते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन बात करें अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा दूध से दही निकालना, दूध से दही निकालना, दूध से दही निकालना, निकालना। आपने रई देखा होगा, रई, रई भाई हमारी आम भाषा में क्या बोलते हैं उसको, रई बोलते हैं। ठीक है, जो मशीन होती है ना दूध से दही निकालने वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रई। ठीक है, आपकी भाषा में क्या कहते हैं, पहले क्या होता था, रई हाथ से चलाते थे, मठा निकलता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, बिजली वाली रई आ गई है, स्विच दबाओ और मठा चल जाएगा, यानी कि दूध, उससे दूध से क्या है, दही निकल के तैयार हो जाएगा, सॉरी मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। तो जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, ये भी हमारा किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल पे। तो यहां से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना किस बल के कारण घूमती है, अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल। तो आप कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। मोड़ पर आप आसानी से मुड़ जाते हैं, किस बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के। वॉशिंग मशीन और दूध से दही निकालना यानी कि रई किस पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल। और आपने देखा होगा कि पानी से भरी बाल्टी, भाई पानी से भरी बाल्टी,
तो पानी से जो भरी बाल्टी होती है उसमें ये भी कार्य कर रहा होता है और ये भी कार्य कर रहा होता है, इसीलिए क्या है हमारा पानी नहीं गिरता है। आप मान लीजिए एक रस्सी बांध लीजिए और गोल गोल घुमा दीजिए, कोई मान लो पिंड है, कोई पत्थर बांध लीजिए रस्सी में और गोल गोल घुमा दीजिए, तो एक बल तो आप केंद्र की ओर तरफ लगा रहे हो ताकि वो वृत्तीय मार्ग पर घूमता रहे, तभी तो वो घूमेगा जब अभिकेंद्रीय बल के कारण, और एक बल बाहर की तरफ भी लगता है, उसको हम बोलते हैं आभासी बल यानी कि छदम बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगर चैनल पे नए हो आप तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस ला रहा हूँ इस समय, बहुत ज्यादा साइंस से रिलेटेड। साइंस तो ये समझ लो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, आपकी रियलिटी कह रहा हूँ, परेशान होने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 ये कहता है कि एक टावर से शून्य की गति से फेंका जाता है, मतलब एक टावर से किसी को शून्य की गति से फेंका जाता है। शून्य की गति का मतलब क्या होता है, शून्य की गति का मतलब है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, उसका शून्य होगा। जब कोई पिंड टावर से फेंका जाता है, मतलब कहीं भी रखा है मान लो, और वहां से हम उसको फेंकना स्टार्ट करते हैं, ये मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा हूं इस समय, और जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो चलना स्टार्ट करने से पहले मेरी क्या होगी, प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि पहली प्रारंभिक वेग क्या होगा, मेरा 0 होगा। तो फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में गिरता है, ठीक है। तो तब टावर से शून्य की ऊंचाई क्या होगी, तो कोई शून्य पॉइंट है तो टावर से शून्य पॉइंट की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो आपने गति का दूसरा नियम पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, H बराबर ut प्लस हाफ AT यानी कि हाफ GT स्क्वायर। AT स्क्वायर होता है, जब हम पृथ्वी तल पे बात कर रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, स्मॉल g। तो ये आपने समीकरण अच्छे से पढ़ी होगी, ये गति की दूसरी समीकरण है। कौन सी है भैया, गति की दूसरी समीकरण, गति की दूसरी समीकरण है। कैसी भाई, दूसरी समीकरण। पहली आपने देखी होगी b बराबर u प्लस AT, ठीक है, और आपने तीसरी देखी होगी b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। तो ये गति के तीनों समीकरण है। ये कौन सी है, ये पहली है, ये कौन सी है, ये दूसरी है, और ये कौन सी है, ये तीसरी है। तो गति के तीनों समीकरण मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि आपका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है, और आपको स्मॉल g का मान दे रखा नहीं है, तो आप 10 मीटर प्रति सेकंड ले लेंगे, ठीक है। आपको t का मान कितना दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है। आपको किसका पूछा है, हाइट पूछी है, हाइट आपसे पूछी है, तो ये सारी वैल्यूज आप इसमें रख दोगे। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, u का मान 0 इंटू टी का मान कितना 4 प्लस 1/2, और g का मान कितना है 10, और इंटू टी का मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2, और ये कितना हो जाएगा 10 और 4 चौक 16, 16 कितना हो जाएगा 160, गुणा में कितना हो जाएगा 160। और जैसे ही हम इस 160 को काटेंगे किससे, 2 से, तो जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 80, यानी कि 80 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी उसकी। जिस पोजीशन जिस स्थिति से पिंड को नीचे फेंका गया था 0 वेग से, तो वो क्या है, वो 80 मीटर ऊंचा था, ठीक है, जो कि 4 सेकंड में नीचे गिर गया। तो आपने क्या पूछा था, उसकी ऊंचाई पूछी थी, तो कितनी हो जाएगी 80 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। 80 मीटर क्या हो जाएगी साथी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ये ऐसा क्वेश्चन है टाइम को गलाने वाला है, यानी कि टाइम आपका एग्जाम में गलाएगा और आप सोचोगे क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से भर लेते हो, आपने गिलास ले लिया, मेरे पास गिलास रखा हुआ है और इसमें इस समय वाटर भी है, आपने गिलास ले लिया और उसमें पानी भर लिया, और जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा आइस का क्यूब टुकड़ा डाल दीजिए, और जब आइस का टुकड़ा डालोगे तो जो पानी है वो आयतन उतना घेर लेगा जितना वो आइस का भार होगा, जितना उस आइस का भार होगा, और जैसे ही वो आइस पिघलेगा तो वो उतना उसके आयतन पे क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी ने जितना उसका भार था उस भार के अनुसार आयतन घेर लिया है। जब वो बर्फ पिघल जाएगा तो उसके आयतन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि जल स्तर पूर्ववत रहेगा। जल स्तर कैसा रहेगा, पूर्ववत रहेगा। जल बाहर बहने लगेगा, गलत। सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, गलत। जल स्तर पूर्ववत रहेगा, सही बात है। बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा। तो बर्फ जब गलेगी क्या जल स्तर कम होगा, नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जल स्तर क्या रहेगा, पूर्ववत रहेगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ,
ठीक है, तो ये जिसका क्वेश्चन गलत गया था तो थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से हार्मोन्स, निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है जो स्त्रीलिंग का हार्मोन है? तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, एक होते हैं फीमेल हार्मोन। क्या होते हैं भाई? फीमेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे मेल हार्मोन, क्योंकि मेल हार्मोन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल हार्मोन्स क्या होते हैं और फीमेल हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं हम फीमेल हार्मोन्स की, तो सबसे ज्यादा है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। किसका है भाई? प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या है हमारा? ये फीमेल हार्मोन है। एक होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है भाई? एस्ट्रोजन, एस्ट्रो, ध्यान से समझना मेरी बात को, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? एक प्रोजेस्ट्रॉन और एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्ट्रॉन और एक एस्ट्रोजन। ये हमारे किसके होते हैं? ये होते हैं फीमेल हार्मोन, यानी कि महिलाओं के हार्मोन। लेकिन अगर बात करें हम मेल हार्मोन की, किसकी? मेल हार्मोन की, तो मेल हार्मोन हमारे होते हैं, ध्यान रखेंगे, मेल हार्मोन होते हैं एंड्रोस्ट्रोन। क्या होता है भाई? एक होता है हमारा एंड्रोस्ट्रोन, एंड्रोस्ट्रोन। तो ये जो एंड्रोस्ट्रोन हार्मोन है ये मेल हार्मोन है। और एक आपने पढ़ा होगा टेस्टे, भाई आपने होते हैं टेस्टिस ब्रश, ठीक है, ब्रशम। तो टेस्टेस्ट्रोन हार्मोन, टेस्टेस्ट्रोन, टेस्टेस्ट्रोन हार्मोन। तो आपको ये चार हार्मोन्स मैंने ऐसे बताए हैं कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं, ये चारों के चारों हार्मोन्स क्या है? एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। क्या ध्यान रखना है? कि फीमेल के जो हार्मोन्स हैं वो प्रोजेस्ट्रॉन है। क्या है भाई? प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा है एस्ट्रोजन, दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन। और ये मेल में क्या होता है? एंड्रोस्ट्रोन और टेस्टेस्ट्रोन। आप एक से दो बार इनको रिपीट करके बोलोगे तो चारों के चारों हार्मोन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक दो बार इनको लिख लिख के देख लिया करो कॉपी पे। जब एक दो बार हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं कि भाई फीमेल हार्मोन्स, ठीक है, तो क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन और एक एंड्रोस्ट्रोन, क्या है भाई? एस्ट्रोजन, ठीक है। और जो हमारे मेल्स के हैं वो क्या है? हमारे एंडोस्ट्रोन और टेस्टेस्ट्रोन, ठीक है। क्या है? टेस्टेस्ट्रोन। तो ये चार हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। तो पूछा था स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होगा? स्त्रीलिंग हार्मोन, तो एंडोस्ट्रोन ये मेल का है, टेस्टेस्ट्रोन ये भी मेल का है, और ये एस्ट्रोजन ये फीमेल का है। लेकिन बात करें थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये थायराइड ग्रंथि निर्माण करती है। क्या करती है भाई? थायराइड ग्रंथि इसका निर्माण करती है। किसका? थायरोक्सी हार्मोन का। तो थायरोक्सी हार्मोन का जो निर्माण करती है वो कौन करती है? थायराइड। क्या करती है भाई? थायराइड ग्रंथि इसका निर्माण करती है। तो थोड़ी मक्खियां थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, तो उसके लिए ये बैठिए, देखो घूम रही है क्योंकि रात हो गई है ना इस समय। तो ये सोने, थायराइड ग्रंथि क्या करती है? इसका निर्माण करती है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है? हमारी थायराइड ग्रंथि इसका निर्माण करती है। तो थायराइड ग्रंथि से हमारा कौन सा हार्मोन बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। नहीं, तो चलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग वाला हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसका हो जाएगा? फीमेल हार्मोन, ठीक है। नहीं, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सब लोग जानते हैं कि जब पित्त में पथरी आ जाती है हमारी, तो वो बसा यानी कि चिकनाई को खाने के लिए बाधित करता है। यानी कि आप जैसे जैसे चिकन, अंडा, मांस, मछली ये चीजें खाओगे, ये ज्यादा फैट्स चीजें खाओगे आप, क्या हो जाएगा? ज्यादा फैटी चीजें खाओगे आप, तो वो क्या होगा? गैस की समस्या आने लगेगी, उसके पाचन में क्या होगी? प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, उसके पाचन को, डाइजेशन को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो किसके पाचन को प्रभावित करता है? वसा के पाचन को प्रभावित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप बताएंगे इसका आंसर। आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा,
लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपने देखा होगा व्हाइट रेवोल्यूशन, क्या आपने देखा होगा, व्हाइट, नाम सुना होगा, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति। क्या बोलते हैं भाई, श्वेत क्रांति। तो ये श्वेत क्रांति आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, लेकिन नाम नहीं सुना है तो आज सुन लेंगे, और कुछ लोग जानते थे और आज भूल गए हैं, तो एक बार फिर से अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका उपनाम क्या था, क्या भाई, इसका उपनाम बताएंगे आप मुझे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके हम क्या जानेंगे, इसके जनक बताएंगे कि इसके जनक कौन थे। ठीक है, नहीं, इसके जनक कौन थे, तो बताएंगे इसके जनक कौन थे भाई, इनके जनक कौन थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि इसका जो है उद्देश्य क्या था, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, ये आप मुझे बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, और साथ ही साथ बताएंगे कि इसका जो था संबंध किससे था, संबंध। ठीक है, तो ये चीज जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, मेरी बात को ध्यान से समझना। इसका जो उपनाम था वो था हमारा क्या था, ऑपरेशन फ्लड। क्या था भाई, ये था ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन फ्लड। तो इसी को हम किसको कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ये कहते हैं हम व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति। इंग्लिश में मिस्टेक हो सकती है तो माइंड मत करना। तो व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति, ये किससे संबंधित है हमारा, ये भी पूछता है, तो ये संबंधित है दुग्ध से। किससे भाई, ये है दुग्ध से। तो दुग्ध से हमारा, ये दूध से हमारी क्या है, ये संबंध रखती है श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। और इसका उपनाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड। इसके जनक हैं बर्गिज कुरियन। क्या है भाई इसके जनक, बर्गिज कुरियन, बर्गिज कुरियन। तो बर्गिज कुरियन जो है इसके क्या है, जनक है बर्गिज कुरियन। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि करना। क्या करना भाई, दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। भाई क्या था, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, और कुछ क्या था, या प्लस कर लेंगे, सहकारी समितियों का गठन करना। क्या था भाई इनका, सहकारी समितियों का गठन करना, सहकारी समितियों का गठन करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सहकारी समितियों का गठन करना भी इसका क्या था, उद्देश्य था। सहकारी, सहकारी समितियों, सहकारी समितियों, समितियों का गठन करना। ठीक है, तो होता क्या था कि जब दूध में क्या आता, बीच के कुछ डीलर्स बीच में हाथ मारने लगे थे, यानी कि जो किसानों का जो दूध था वो उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो उचित मूल्य लाने के लिए और दूध के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमारे क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति आई। ठीक है, तो इसका उपनाम ऑपरेशन फ्लड, जनक बर्गिज कुरियन पूछे जाते हैं, उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, और संबंध दूध से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सॉरी, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से क्या था, व्हाइट रेवोल्यूशन का रिलेशन था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्योंकि 9 हो चुके हैं तो चलते हैं 10 की तरफ। तो हम कितने क्वेश्चन लाते हैं, 25 क्वेश्चन लाते हैं, कभी 25 और कभी 20। कोशिश ये करता हूं कि 25 ही क्वेश्चन आए, किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो छुट्टी ना हो, लेकिन करा देता हूं। ठीक है, चलेंगे। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का बनना, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का विनाश होना, यानी कि ऐसी आपको प्लेस बताना है कि लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पेनक्रियाज में या यकृत में, कहां ऐसा होता है कि WBC का क्या हो भाई, निर्माण हो। इसका क्या हो, निर्माण हो। क्या हो, निर्माण हो। इसका क्या हो, निर्माण हो। और इसका क्या हो, विनाश हो। क्या हो, इसका विनाश हो। तो वो जगह क्या कहलाती है हमारी, वो जगह कहलाती है प्लीहा। क्या बोलते हैं इसको, प्लीहा। या इसको ये भी कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं भाई, स्प्लीन, स्प्लीन। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लीन भी बोल देते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन। तो स्प्लीन बोल दो या प्लीहा बोल दो। तो वहां पे क्या होता है, WBC का क्या होता है, निर्माण होता है, और RBC का क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, RBC क्या होती है, मृत होती है वहां पर।
तो वो क्या हो जाएगा, प्लिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक। तो ध्यान रखेंगे जितने भी हमारे विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, जितने भी हमारे विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। उम्मीद करता हूं काफी लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। ठीक है, परमाणु संलयन। ठीक है, परमाणु संलयन, प्रकृतियाएं, प्रतिक्रियाएं यानी प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं सूर्य में, परमाणु में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरों में, धरती में। ध्यान रखेंगे एक होता है परमाणु संलयन और एक होता है परमाणु विखंडन। क्या होता है भाई, परमाणु विखंडन। एक होता है परमाणु विखंडन और एक होता है परमाणु संलयन। एक होता है परमाणु, क्या होता है भाई, परमाणु संलयन। संलयन बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, दो परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और क्या है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, कैसे निकलता है, दो परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, आप मान लीजिए 2He, आप 2 ले लीजिए और प्लस आप ले लीजिए 2He, क्या ले लीजिए, 2He क्या ले लीजिए, आप ले लीजिए 2He यानी कि 2He आप 3 ले लीजिए। तो होगा क्या, होगा ये कि 2He4 बन जाएगा प्लस 0N1 बन जाएगा और प्लस ऊर्जा बन जाएगी, ऊर्जा। और ये कितनी बन जाएगी, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझने की कोशिश करना कि 2He आपने कितना ले लिया, 2 ले लिया और 2He3 ले लिया। जैसे ही दो परमाणु को आपने उनका जोड़ा तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 2He बन जाएगा, हीलियम परमाणु बन जाएगा और एक हमारा परमाणु इसका रह जाएगा न्यूट्रॉन के रूप में और एनर्जी निकलेगी कितनी, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV यानी कि 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें क्या होता है, परमाणु दो छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है। यानी कि दो छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये किस में होता है, ये सूर्य में होता है। किस में होता है, ये सूर्य में होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारी पूछा जाता है कि परमाणु संलयन, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस में होती है, सूर्य में होती है। मेरी बात गांठ बांध लेना, नाभिकीय संलयन बोल दे या परमाणु संलयन बोल दे, नाभिकीय संलयन बोल दे या परमाणु संलयन बोल दे, ये अभिक्रिया हमारी किस में होती है, सन में होती है, सूर्य में होती है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन क्या होती है, दो परमाणुओं का एक बड़े परमाणु में निर्माण होना नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 13। कितना भाई, 13 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जिस अवस्था पर तरल अपनी तरल अवस्था से किस में चला जाता है, ठोस अवस्था में चला जाता है, तो वो परिवर्तन जो है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उस परिवर्तन को आप क्या कहते हैं, बताएंगे आप, गलनांक, हिमांक बिंदु, कथनांक या ऊर्ध्वपातन बिंदु। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक होता है हमारा ठोस अवस्था, एक होती है हमारी द्रव अवस्था और एक होती है हमारी गैसीय अवस्था। तो मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना। जब भी हमारी कौन सी होती है भाई, ठोस अवस्था, क्या भाई, ठोस अवस्था जब हमारी द्रव में कन्वर्ट होती है तो क्या कहते हैं, और जब हमारी द्रव किस में जाती है, ठोस में जाती है तो क्या कहते हैं, और जब द्रव हमारा कैसी बनती है, गैस बनती है तो उसको क्या कहते हैं, और गैस जब हमारी ठोस बनती है, गैस हमारी द्रव बनती है तो क्या कहते हैं।
ये 4 क्वेश्चंस हैं और आपको ये भी बताना है कि जब डायरेक्ट ठोस हमारी गैस में बनती है, यानी ठोस कोई पदार्थ जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। ये बात मेरी बात आप गांठ बांध लेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, ठोस जब द्रव में कन्वर्ट होता है, मान लीजिए कोई ठोस है और जब वो द्रव में बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो गल जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गलन। क्या कहते हैं भाई इसको, गलन। और जिस बिंदु पर होता है उसे कहते हैं हम गलनांक। क्या बोलते हैं भाई, गलनांक। भाई जिस बिंदु पर ये होता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमारा क्या है, ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर द्रव हमारा किसमें बन जाए, ठोस में बदल जाए, यानी कि द्रव कोई अवस्था में कोई द्रव है और वो ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम बोलेंगे हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु, बात समझ में आ गई। तो हिमांक बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई द्रव हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब कोई द्रव हमारा किस में हो जाए, गैस में, तो उसको हम बोलते हैं बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं भाई इसको, बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण। भाई बाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट जिस पे होता है इसे बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्या बोलते हैं भाई इसको, क्वथनांक। क्या बोलेंगे इसको, क्वथनांक। क्वथनांक यानी कि आप मान लीजिए जल है, जल आपने जैसे ही उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, जब वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाता है तो वो क्या होता है, उसका बाष्पीकरण बनने लगता है, यानी कि बाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो जिस पॉइंट पर जल यानी कि द्रव है ना और बाष्प बन के उड़ने लगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्वथनांक। और उस क्रिया को क्या कहते हैं हम, उस क्रिया को कहते हैं बाष्पीकरण। क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। लेकिन बात आती है अब गैस जब द्रव में बदल जाए, तो आपने देखा होगा जब हम गैस पर आपने कोई बर्तन रखा, भगोना रख दिया, उसमें पानी है, उसको आपने हीट दिया और ऊपर से एक ढक्कन रख दिया, तो होगा क्या, वो पानी पहले तो क्या होगा, जब टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्वथनांक बिंदु पर आएगा तो वो क्या है, बाष्प बनने लगेगा और ऊपर उड़ने लगेगा। और जब बाष्प बन के ऊपर उड़ने लगेगा तो वो क्या, पानी की बूंदे से उस ढक्कन पे आ जाएंगी, यानी कि संघनन की क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संघनन की क्रिया हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, ये क्रिया हमारी संघनन कहलाती है। जब गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, संघनन। और जब द्रव गैस में बदल जाती है तो क्या कहलाती है, बाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है। लेकिन जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए, जैसे मोमबत्ती का जलना, सॉरी कपूर का जलना, ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा, ठोस जब गैस में बदल जाए तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं भाई, ऊर्ध्व, क्या बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन। उर्ध्वपातन, उर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जो भी बोलते हैं, तो ऊर्ध्वपातन। तो जब ठोस गैस में बदल जाए तो ऊर्ध्वपातन, ठोस द्रव में बदल जाए तो गलनांक, और द्रव ठोस में बदल जाए तो हिमांक, और द्रव गैस में बदल जाए तो बाष्पीकरण, और जब गैस द्रव में बदल जाए तो संघनन। तो हमसे पूछा क्या था कि तरल ठोस में बदल जाए, तो यानी कि द्रव जब ठोस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। तो हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे, ध्यान से समझना। किसने बताया था कि परमाणु की अविभाज्यता है, कि किसने बताया था परमाणु अविभाज्यता के बारे में, जॉन डाल्टन ने, गोल्डस्टीन ने, बोर ने, रदरफोर्ड ने। तो आपने सुना होगा, ये हमारे हिंदू धर्म की दुर्भाग्यता है मेरे प्यारे साथियों, कि हम परमाणु अविभाज्यता है कहते हैं कि किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। लेकिन महर्षि कर्णाद थे, क्या नाम थे, इनसे भी पहले थे महर्षि, कौन थे भाई, महर्षि थे हमारे, कौन थे भाई, महर्षि कर्णाद। कौन थे भाई, महर्षि कर्णाद। और ये जो थे ना, इनका जन्म जो हुआ था, ये महावीर या गौतम बुद्ध, इनके टाइम पीरियड के थे ये। महावीर और गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड पे इनका क्या था, कार्यकाल था, या उस समय ये थे,
ये कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या है अपने ग्रंथों में या जो भी इन्होंने पुस्तक से लिखी थी बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि परमाणु परमाणु वह कण है, वह किसी वस्तु का छोटे से छोटा कण है जिसको इतना छोटा किया जाए, इतना छोटा किया जाए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि अब उसको बिल्कुल छोटा ना किया जाए, अब ऐसी स्थिति आ जाए कि उस समय छोटा करने पर उसके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मार्कर्स है, ये बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ की मतलब किसी वस्तु की वह अवस्था जो सबसे छोटी सी छोटी हो, काटने पर इतने खंड किए जाए, इतने खंड किए जाए कि लास्ट में एक ऐसी कण मिले, मुझे छोटा सा चुन्नू सा कण मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ये सब बताया था महर्षि कणाद ने सबसे पहले, ठीक है नहीं? इन्होंने बता दिया था कि परमाणु ना तो स्वतंत्र अवस्था में भाग ले सकता है, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रह सकता। बात समझ में आ रही है? वो क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। तो क्या है, लेकिन हुआ क्या आधुनिक युग में? आधुनिक युग में, आधुनिक युग में, अब आधुनिक युग में क्या होता है? आधुनिक युग में तो लगभग 1966 में, लगभग 1966 से लेके 1984 के बीच में क्या हुआ कि जॉन डॉल्टन ने जॉन डॉल्टन ने बताया, क्या बताया? कि परमाणु अविभाज्य है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसके छोटे से छोटे लास्ट में महीन कर ऐसी स्थिति, किसी पदार्थ का कोई एक कण ले लीजिए, उसको इतना बारीक कीजिए, इतना तोड़िए, इतना तोड़िए, इतना तोड़िए कि लास्ट में जो स्थिति प्राप्त हो उसको तोड़ने पर उसके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाए। तो परमाणु के बारे में किसने बताया था? जॉन डॉल्टन ने बताया था। लेकिन रियलिटी में किसने बताया था? महर्षि कणाद जी ने बताया था। तो हमारे हिंदू धर्म में जैसे ही धर्म की बात आती है तो उनके क्या है, प्रयोगों को भूल जाते हैं महात्माओं के। क्या है कि अब हम क्या है जो प्रेफर देते हैं वो किसको देते हैं? जॉन डॉल्टन को देते हैं। किसको देते हैं भाई? जॉन डॉल्टन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉन डॉल्टन आंसर हो जाएगा कि इन्होंने ही बताया था कि अविभाज्यता के बारे में, किसके? एटम के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में, ठीक है नहीं? तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर, ओम, कूलाम, एम्पियर। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पे आर क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध होता है। रो क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता होती है। भाई रो क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता होती है। और ये एल क्या होता है? ये एल होता है हमारी लंबाई होती है। क्या होती है भाई? ये लंबाई होती है कि भाई तार की लंबाई कितनी है। और ये ए क्या होता है? ये होता है हमारा तार का क्षेत्रफल। क्या होता है भाई? तार का क्षेत्रफल, कि तार का क्षेत्रफल कितना है। और ये क्या होता है? ये होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। तो मैं आपको बता दूं प्रतिरोध क्या होता है। धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाता है? प्रतिरोध होता है। किसी तार का अगर किसी तार की लंबाई मान लीजिए ज्यादा है, किसी मान लो तार की लंबाई अगर ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर किसी तार का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो आप तार ऐसे लीजिए कि उसकी लंबाई कम हो और उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, यानी कि मोटा हो, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो उसमें क्या है? करंट पूरी की पूरी बहेगी। अगर आप 2 एम्पियर की करंट आप उस वायर में इधर से दे रहे हो तो उस पॉइंट पर बल्ब तक पूरी की पूरी 2 एम्पियर पहुंच जाएगी। यानी कि आपको तार ऐसा यूज करना है घर में वायरिंग का कि उसका प्रतिरोध कम से कम हो। जब कम से कम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होगी? खपत बहुत कम होगी। अन्यथा आप मान लीजिए आपको मान लीजिए यहां से वहां तक लाइट पहुंचानी है, आप 50 मीटर का केबल ऐड के यहीं पर डाल दीजिए इस तरीके से और उसमें करंट फ्लो कराइए। तो जब वायर आपको यहीं तक ले जानी थी, आपने वायर बहुत लंबी खींच के डाल दी है। तो जब वायर लंबी होगी यानी कि लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बताने को मैं इतने बता दूं कि आप फुल हो जाओगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई यानी कि मात्रा क्या है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस रो का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा? एल, और बराबर क्या हो जाएगा? रो। तो ये आर का मात्रा क्या होता है? ओम, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लंबाई का कितना होता है? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? रो। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा कि रो बराबर आ जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर, इसको क्या बोलेंगे भाई? ओम। ओम किसका मात्रक है? विद्युत
प्रतिरोध का, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का, ये लंबाई का। तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बात गांठ मान लेना, एक बात गांठ मान लेना कि अगर तार की आप लंबाई बढ़ाओगे, तार की आप अगर यदि आप यहां पे लिख लेना, यदि आप तार की लंबाई आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल तार का बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसलिए मेरी बात को गांठ मान लेना कि आप जब भी घर में आप वायरिंग यूज करें, वो कैसी वायरिंग यूज करें कि उसकी लंबाई क्या हो, कम हो, और उसके क्या हो, क्षेत्रफल ज्यादा हो। अगर आप ज्यादा लंबाई तक आप केबल ले जाना चाहते हो तो उसका क्षेत्रफल भी अच्छा खासा आपको रखना पड़ेगा, ताकि उसका क्या है, प्रतिरोध कम हो और करंट क्या है, ज्यादा बहेगी। और जब प्रतिरोध कम होगा तो मेरी बात ध्यान ध्यान से समझना, जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, हमारी करंट होगी कम। और जब प्रतिरोध कम होगा तो करंट कैसी होगी, ज्यादा। और आप क्या चाहोगे, आप यही तो चाहोगे कि आपकी क्या है, केबल में करंट ज्यादा फ्लो हो। तो ज्यादा फ्लो करने के लिए आपको क्षेत्रफल ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी प्रतिरोध कम होगा और तभी करंट क्या होगी, आपकी ज्यादा फ्लो होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, 16 क्या कहता है कि एक अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। आप एक अम्ल ले लीजिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक अम्ल ले लो, एक अम्ल ले लो, और आप एक ले लीजिए क्षार ले लीजिए। तो होगा क्या, जब उनकी रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, एक बनता है लवण और फिर क्या बनता है, जल। भाई आप कहोगे कैसे बनता है, आप बना के दिखाइए, तो हम बनाकर दिखाते हैं। भाई आप एक अम्ल ले लीजिए, हमने ले लिया HCl, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हमने क्या ले लिया, एक क्षार ले लिया NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही आप इसकी क्रिया कराओगे तो क्या बनता है, NaCl बनता है, नमक बनता है, और फिर क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नमक। नमक बोले तो लवण, क्या बन गया ये, लवण। और ये क्या बन गया, जल बन गया। तो बात समझ में आई। तो क्या बनता है, जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, लवण और जल उत्पन्न होता है। क्या होता है भाई, लवण और जल उत्पन्न होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ध्यान रखना है, इससे पहले मैं 6-7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुका हूं। और जब तक आपके आरपीएफ या कोई से भी रेलवे एग्जाम्स हो या कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आती है, जब तक आपके पूरे एग्जाम आपके नहीं हो जाते हैं तब तक ये मैं प्रैक्टिस सेट डेली लाता रहूंगा। अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं आ पाती है तो माइंड मत करना, अगले दिन क्लास जरूर आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, हम किसका प्रयोग करते हैं, टंगिस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। टंगिस्टन धातु का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो क्या होता है, इसका जो होता है गलनांक, गलनांक जो होता है, गलनांक बिंदु कैसा होता है भाई, उच्च होता है। क्या होता है भाई, उच्च होता है। प्लस इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो कितना होता है, वो होता है निम्न होता है। भाई हमने क्या बताया, प्रतिरोध निम्न तो होना चाहिए। आप ऐसे तंतु का प्रयोग कीजिए जब प्रतिरोध निम्न होगा। भाई समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब प्रतिरोध हमारा कैसा होगा, निम्न होगा। जब निम्न होगा तभी तो कैसी बहेगी हमें धारा, निम्न होगा तो तभी तो हमारी कैसी धारा बहेगी भाई, जब भी तो हमारी धारा कैसी बहेगी, उच्च बहेगी। कैसी बहेगी, आई का मान कैसा हो जाएगा, उच्च। आपको तो करंट ज्यादा चाहिए ना, तभी तो आपका बल्ब ज्यादा रोशनी रहेगा। तो आप जिस टंगिस्टन धातु का आप प्रयोग कर रहे हो, किसके रूप में, फिलामेंट के रूप में। किसके रूप में, फिलामेंट के। तो प्रकाश बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगिस्टन धातु का बना होता है। और उसका गलनांक बिंदु कैसा होता है, उच्च होता है। और उसका जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, निम्न होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और जो इसका गलनांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 300 कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस।
ध्यान रखेंगे कितना होता है 380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गलनांक बिंदु जो होता है वो कितना होता है 380 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे उच्च किसका होता है टंगस्टन का होता है, प्रतिरोध कितना होता है इसका निम्न होता है, ठीक है। और किसका बना होता है टंगस्टन, यानी कि फिलामेंट टंगस्टन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 17 का डी आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, यदि किसी का पीएच मान, यदि किसी नमक का पीएच मान कितना है भाई 14 है, तो वह नमक होगा। मान लीजिए आपको क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए ये हमारा पीएच स्केल है, ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये पॉइंट है मिड पॉइंट। अब होगा क्या, यहां से अगर मान लीजिए ये 7 है, कितना है 7 है, तो अगर और ये हमारा क्या है 1 है, और ये कितना है हमारा 7 से अधिक, 7 से अधिक मान लीजिए 14 मान लीजिए, ठीक है 14 मान लें कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, हमने क्या हम ये पीएच स्केल क्या कहती है, पीएच स्केल कहती है कि अगर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे, क्या होगा ये अम्लीय होगा। कैसा होगा भाई अम्लीय होगा, अम्लीय। यानी कि अगर आपके पास नमक है, अगर उसका पीएच मान 2 है 1 है 3 है 4 है 5 है 6 है, पौने 7 भी है, तो वो कैसा होगा अम्लीय होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 7 है तो क्या होगा उदासीन होगा। कैसा होगा भाई उदासीन होगा। लेकिन अगर 7 से मान लीजिए 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है मान लीजिए 13 है, तो कैसा होगा, ये होगा हमारे पास क्षारीय होगा। कैसा होगा क्षारीय होगा। अब बात करिए कि जिसका पीएच मान लीजिए 14 है, तो 14 है तो हम जैसे इधर को हम जाएंगे, जैसे ही हम इधर को जाएंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जैसे ही हम पीएच स्केल में इधर जाएंगे तो क्या होगी क्षारीयता का होगी बढ़ेगी। यानी कि क्या होगा वो जो नमक होगा कैसा होगा मजबूत क्षारीय होगा। कैसा होगा मजबूत क्षारीय। और आप इधर से आगे जा रहे हो, जैसे जैसे इधर आओगे तो अम्लता क्या होगी घटती जाती है और क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको मजबूत क्षारीय, और क्या होगा कमजोर अम्लता। तो मजबूत क्षारीय पहले तो देखेंगे, मजबूत यानी कि सशक्त, सशक्त बेस ये बात सही है, कमजोर बेस सशक्त बेस ये सही है, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे कमजोर एसिड या सशक्त एसिड, तो इसलिए ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। कमजोर एसिड यानी कि कमजोर एसिड यानी कि कमजोर अम्ल, और सशक्त क्या हो जाएगा मजबूत क्षार हो जाएगा। तो देखो इधर को हम जैसे ही जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, यानी कि क्षार क्या हो जाएगा मजबूत होता जाएगा, क्योंकि पीएच मान कितना है उस नमक का हमारा 14 है। जब 14 है तो क्या हो जाएगा ये कम अम्लीय और अधिक क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, क्रोटॉन में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और हलवा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किन में होता है, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में। देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन में क्या होता है निगेटिव होता है, क्रिप्टॉन में कितना होता है निगेटिव होता है। अब आपको इन दोनों में से चुनना है कि इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपका 50% प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दी है, तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये इजी क्वेश्चन था, आपने जब हाई स्कूल पढ़ा होगा आपने तो साइंस में सबसे पहले पता होगा इनके चार्ज के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या कहता है कि प्रिज्म से गुजरने या निकलने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है, श्वेत, लाल, बैंगनी या हरा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ये क्या है हमारी एक प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश मान लीजिए गुजरता है, ये हमारा श्वेत प्रकाश गुजरा, और गुजरने के बाद क्या होगा यहां से ये होगा कि ये हमारी जो प्रकाश की किरण है ना ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। कितने रंगों में 7 रंगों में। ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, और ये मान लीजिए 6 हो गया, और ये एक और मान लेंगे 7 हो जाएगा। तो ये कौन सी किरण है हमारी, ये श्वेत किरण है, श्वेत प्रकाश किरण।
भाई सूर्य से आने वाली जब प्रकाश की कोई किरण होती है, और ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए प्रिज्म है। क्या है भाई, ये प्रिज्म है। तो जब प्रिज्म है, वहां से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, तो आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, विबग्योर, BIVGYOR, क्या हो जाएगी ये, BIOR। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो हमारा लाल रंग होता है, भाई लाल रंग क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, और बैगनी रंग सबसे क्या होता है, नीचे होता है। जो जो हमारा लाल रंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तरंग दैर्घ्य होती है अधिक। क्या होती है भाई, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अधिक। और इसमें क्या है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल क्या होती है इसकी, प्रकाश की चाल भी क्या होती है हमारी, अधिक होती है। ठीक है, बात मेरी ध्यान से समझेंगे कि प्रकाश की चाल क्या होती है लाल रंग में, सबसे ज्यादा होती है, और तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसका जो अपवर्तनांक होता है, एन का मान, यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और इसका विचलन क्या होता है, विचलन किसका, लाल रंग का, ये विचलन भी होता है, विचलन, विचलन। तो विचलन भी क्या होता है, ध्यान रखेंगे, इसका क्या होता है, न्यूनतम होता है। किसका, लाल रंग का क्या होता है, विचलन भी क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, इसका जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, 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 तो इसका प्रकीर्णन भी कितना होता है, इसका प्रकीर्णन भी कम होता है। तो मेरी बात को गौर से समझना, क्या समझना आपको, कि जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, ये जो हमारा लाल रंग है ना, लाल रंग, तो इस लाल रंग का क्या है, इस लाल रंग का, किसका भाई, लाल रंग का, लाल रंग की क्या होती है हमारी, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, उच्च होती है। बात समझने की मेरी कोशिश करना, क्योंकि इस पूरे डायग्राम में 6 से 7 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। मान लो 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 दूनी 10, तो 10 क्वेश्चन इस पूरे डायग्राम से आपके क्लियर होंगे कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, उच्च होती है। प्रकाश की चाल लाल रंग की कितनी होती है, लाल रंग में, भाई लाल रंग में प्रकाश की चाल कैसी होती है, उच्च होती है। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन्स होते हैं, ट्रेन्स के सिग्नल बनाए जाते हैं आउटर पे, वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि उसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य उच्च होती है, और उसकी क्या, लाल रंग की क्या होती है, चाल भी क्या होती है, अधिक होती है, ताकि आपको बहुत दूर से दिख पाए कि हाँ रेड सिग्नल हो गए हैं। अगर वहां पे उनकी तरंग दैर्घ्य लाल रंग की अधिक नहीं होती, तो वहां पे हम रेड कलर का यूज नहीं करते। रेड कलर का हम यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, उच्च होती है, और प्रकाश की चाल कैसी होती है, उच्च होती है। परंतु इनका जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और इनका जो विचलन होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, यानी कि ये अपने मार्ग से क्या होती हैं, कम विचलित होती हैं, अपने मार्ग से कम विचलित होती हैं। और इनका जो प्रकीर्णन होता है, ये इनका प्रकीर्णन भी क्या होता है, कम होता है। मेरी बात को गौर से सुनना, इनका अपवर्तनांक भी कम होता है, किसका, लाल रंग का, और लाल रंग का विचलन भी क्या होता है, कम होता है। विचलन कौन, लाल रंग का क्या होता है, कम होता है, और प्रकीर्णन भी क्या होता है, कम होता है। तो जब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और लाल रंग का विचलन कम होता है, तो बैगनी रंग का ध्यान रखेंगे, बैगनी रंग का जो होता है वो विचलन क्या होता है, विचलन क्या होता है, अधिक होता है। बैंगनी रंग का क्या होता है, विचलन अधिक होता है, और प्रकीर्णन भी कैसा होता है भाई, प्रकीर्णन भी कैसा होता है, अधिक होता है। और इसकी जो अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक वो भी क्या होता है, अधिक होता है। परंतु इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, कम होती है। और इसके जो प्रकाश की चाल होती है, किसकी भाई, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है। कैसी होती है, कम। तरंग दैर्घ्य कम बैंगनी की, प्रकाश की चाल कम, परंतु इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, और विचलन भी क्या होता है, अधिक होता है, प्रकीर्णन भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होंगी कि ये सब चीज क्या है, क्योंकि इस डायग्राम से आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, 5 ये 5 ये, तो कितने हो गए, 10। आपसे पूछा था कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है, देखो ये देखा ना प्रिज्म से, तो जब प्रिज्म से गुजरेगी तो सबसे ज्यादा जो हमारा विचलन होगा वो किसका होगा, बैगनी रंग का होगा, वॉयलेट कलर का। तो बैगनी कलर यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखो साथियों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको डेली वीडियोस मिलेंगी साइंस की। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन तरीके से आपको साइंस की तैयारी कराई जाएगी, नो टेंशन हो के आप चैनल पर बने रहना है। ठीक है, लाइक जरूर करना है, लाइक किए हुए काम नहीं चलता है, जब तक लाइक नहीं करोगे आप तब तक कुछ भी काम नहीं चलेगा। ठीक है नहीं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है,
लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये लैंप है और इसमें क्या है, हमने ये बत्ती है, ये बत्ती है और ये क्या है हमारी, ये ज्वाला जल रही है मान लीजिए, अगर आपको दिख रही हो तो ये मान लीजिए ये जल रही है, ये जल रही है। तो इसमें जो तेल का फ्लो होता है ना, इसमें तेल का फ्लो, ये जो तेल चढ़ता है ये किसके कारण चढ़ता है? ये चढ़ता है केशिकीय घटना, ये इसको हम बोलते हैं केशिकात्व। क्या बोलते हैं इसको? केशिकात्व। केशिकात्व के कारण ही हमारा क्या होता है, तेल ऊपर चढ़ता है। तेल किसके ऊपर चढ़ता है? केशिकात्व के कारण, केशिकात्व के कारण। ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 आप इसका आंसर बताएंगे। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो जल्दी बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो आपने क्या होगा, मान लीजिए दो पिंड है हमारे, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। इसका वेग मान लीजिए u1 है और इसका प्रारंभिक वेग u2 है। ठीक है, तो होगा क्या, ये पिंड इधर को जा रहा है और ये पिंड इधर को जा रहा है। तो ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए एक पिंड हमने ये मान लिया m1 और दूसरा पिंड हमने मान लिया m2। भाई ये क्या होगा, टक्कर के बाद वापिस जाएगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा, मान लो v1 हो जाएगा, और ये भी टक्कर के वापस जाएगा तो इसका वेग मान लीजिए u2 हो जाएगा। तो जब दो पिंडों की आपस में टक्कर होती है तो हम नाम दे देंगे टक्कर के पहले। मेरी बात समझने की कोशिश करना, टक्कर के पहले, टक्कर के पहले। और ये क्या है भाई, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद आपने नाम सुना होगा संवेग। संवेग क्या होता है भाई, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि P बराबर mv, P बराबर mv, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये संवेग कैसी राशि है, वेक्टर राशि, और वेग कैसी राशि है, ये भी वेक्टर राशि। तो क्या है, सदिश राशि कौन है, संवेग, और वेग हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सदिश राशि हो जाएगी। तो अगर हम इसका वेग निकालेंगे संवेग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस इसका संवेग कितना हो जाएगा, m2 u2। बात समझ आ रही है? अगर इधर हम बात करें, इसका संवेग निकालेंगे कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस इसका निकालेंगे तो m2 और v2। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो हमसे क्या कहता है, जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम है, वो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है कि टक्कर से पहले किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो संवेग होगा और टक्कर के बाद जो उनके बीच में जो संवेग होगा, वो कुल संवेग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे हमारा जो है रॉकेट कार्य करता है। क्या करता है, रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट, जब रॉकेट उड़ता है तो जितना संवेग उसके आगे बढ़ने में लगता है, उतना ही संवेग, पीछे देखा होगा आपने चिंगारी से उड़ रही होती है, तो जितना संवेग वो आगे की तरफ बढ़ने में खर्च होता है, उतना ही संवेग पीछे की ओर खर्च होता है। तो संवेग एक प्रकार का नुकसान होता है। जब दो पिंडों की आपस में टक्कर लगती है तो डिपेंड करता है कि उस पिंड का, किन्हीं दो पिंडों में से एक पिंड का मास कितना है। मान लीजिए एक पिंड का मास है 5 किलोग्राम और एक पिंड का है 100 किलोग्राम। जब दोनों की आपस में टक्कर होगी तो सबसे ज्यादा चोट किसके लगेगी, 5 किलोग्राम वाले को। कहीं एक पिंड का वजन है 100 किलोग्राम और एक पिंड का है 500 कुंटल, तो जब दोनों की तेजाई से टक्कर होगी तो उसमें नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या है, हमारी संवेग क्या है, एक नुकसान वाली राशि होती है। तो क्या है, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में बराबर होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, संरक्षण का नियम कहलाता है। बात ध्यान रखेंगे। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के नियम पर। तो उम्मीद करता हूं ये आपका संवेग संरक्षण का जो नियम था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला
स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अध्यारोपण। ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही आपके हृदय की गति नापी जाती है, हृदय की धड़कन को चेक करते हैं, तो उसमें एक साउंड आती है लव डब, लब डब। तो जब लब डब आती है तो होता यह है कि हमारा जो शरीर है वो कैसा है? स्वस्थ है। कैसा है भाई? स्वस्थ है। लेकिन अगर इसमें से अगर साउंड आ जाए कैसी? मरमर। कैसी भाई? मरमर। तो कैसा होता है हमारा? ये हो जाएगा अस्वस्थ। कैसा भाई? अस्वस्थ है। तो यहीं पे क्या करता है डॉक्टर? टेस्ट के लिए बोल देता है कि भाई टेस्ट कराओ। जब वो आला होता है ना गले में पड़ा हुआ, डॉक्टर आला बोलते हैं, तो उसको जैसे ही आपके सीने पे लगाता है या कमर पे लगाता है, तो वो क्या है? हमारे हार्ट की धड़कन को, हमारे हार्ट की स्पीड, यानी कि आपके हार्ट को चेक करता है कि उसमें साउंड कैसी आ रही है। यानी कि जब लब डब आएगी तो हमारा स्वस्थ होगा, और जब मर मर की साउंड आएगी तो वो कैसा होगा? अस्वस्थ होगा। और फिर उसको टेस्ट करेगा या उसकी कोई दवाई आपको मेडिसिन देगा। ठीक है। तो कैसे, किस पे नियम ये करता है? ये परावर्तन के नियम, ध्वनि के परावर्तन। यानी कि आप क्या है, ध्वनि गई और ध्वनि क्या है? परावर्तन हो गया, वापस सुनाई देती है। तो उसमें क्या है, हम क्या है समझ जाते हैं कि हाँ हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर आप क्लास में यहां तक बने हो तो 2 क्वेश्चन और बने हैं, परेशान मत होना। ठीक है, मैं आपके पूरी तरीके से साथ हूं। जी का मान होगा विषुवतीय रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर कम, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, या नियत रहता है। तो मेरी बात को गौर से समझना। मान लीजिए ये क्या है? हमारा पृथ्वी है। क्या है भाई? हमारा ये पृथ्वी है। और ये क्या है? इसका केंद्र बिंदु है। क्या है इसका? ये केंद्र बिंदु है। अब होगा क्या? ये क्या है हमारा? ध्रुव। क्या है भाई? ये ध्रुव। और ये भी क्या है हमारा? ध्रुव। तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव और ये हमारा उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? हमारी विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। तो आप मेरी बात को गौर से सुनना। क्या सुनना आपको? कि विषुवत रेखा पे क्या होता है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ये कम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम होता है। और ध्रुवों पर हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कैसा होता है? अधिकतम होता है। तो यहाँ पे भी हमारा ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? अधिकतम होगा। ठीक है। लेकिन हमारा जो पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से किसकी तरफ आएंगे? केंद्र की तरफ आएंगे, तो क्या है? जी का मान क्या होता है? घटता है। घटता है। यानी कि क्या होता है? जी का मान कम होता है। यानी कि आप ध्रुव से, यानी कि विषुवती रेखा से केंद्र की तरफ आओगे तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। और आप ध्रुवों पर कितना होता है? जी का मान अधिकतम होता है। और विषुवती रेखा पर कितना होता है? न्यूनतम होता है। और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि का मान जो होता है, स्मॉल जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और विषुवत रेखा से हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ आते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान घटता है। तो हमसे यही पूछा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आज जाने पर क्या होगा? कम होता है। किसका मान? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम होता है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये बात गलत है। ठीक है। नियत रहता है, ये भी गलत है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि सिरके में क्या होता है? सिरके यानी कि नींबू व दही में क्या पाया जाता है? तो आपने पता होगा कि सिरके एवं नींबू एवं दही में क्या होता है? हमारा अम्ल होता है। क्योंकि सिरका हुआ, नींबू हुआ, दही हुआ, ये क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और खट्टे पदार्थों में क्या होता है? हमारा अम्ल पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा ऑक्जेलिक अम्ल, नाम सुना होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? आपको पता होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये किस में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल हमारा टमाटर में। किसमें? टमाटर में। या किसमें? पालक में। ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा ग्लूमेटिक अम्ल। क्या भाई? ग्लूमेटिक अम्ल। तो ये ग्लूमेटिक जो अम्ल है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गेहूं में। किसमें? गेहूं में।
आपने नाम सुना होगा मेलिक अम्ल। क्या नाम सुना होगा? मेलिक अम्ल। तो ये मेलिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सेब में। आपने नाम सुना होगा टेनिक अम्ल। क्या नाम सुना होगा? टेनिक अम्ल। टेनिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? ये चाय में पाया जाता है। ठीक है। आपने नाम सुना होगा कार्बोनिक अम्ल। किसमें भाई? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल ये किस में होता है? ये होता है सोडा वाटर में। क्या होता है? सोडा वाटर में। ठीक है। आपने नाम सुना होगा फार्मिक अम्ल। किसका भाई? फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल ये किस में होता है भाई? चींटी के डंक में। फार्मिक अम्ल किस में होता है? चींटी के डंक में। आपने नाम सुना होगा एसिटिक अम्ल। क्या नाम सुना होगा भाई? एसिटिक अम्ल। ठीक है। ये किस में होता है? सिरके में होता है। ठीक है। टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये किस में होता है? ये इमली में होता है। इमली हुआ या फिर अंगूर हुआ, अंगूर हुआ, इसमें होता है। आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? कार की बैटरी में होता है। कार की बैटरी में होता है। कार की बैटरी में होता है। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर पालक में, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, मेलिक अम्ल सेब में, टेनिक अम्ल चाय में, एसिटिक अम्ल सिरके में, टार्टरिक अम्ल इमली में, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में, फार्मिक अम्ल चींटी में। आपने नाम सुना होगा ब्यूटाइक अम्ल, ब्यूटेनिक अम्ल। ठीक है। तो ब्यूटेनिक अम्ल जो होता है ये लुब्रिकेंट होता है या फिर इसका हम प्रयोग करते हैं आई ड्रॉप बनाने में। तो साथियों उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है। और इसी तरीके से बने रहना है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे कल आपको इसी टाइम पर, या तो प्रैक्टिस सेट के साथ या छोटी मगर मोटी वीडियो के साथ में। ठीक है। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद साथियों।